चलिए बच्चे, आइए मेरे बच्चों, आज मैं जो है आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। चूँकि कल जो है लिटरेचर का द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का क्वेश्चन आंसर मैंने कराया था, लेकिन आज जो है वॉइस का जो पार्ट 5 है, उस पार्ट 5 पर हम लोग जो है पूरी तरीके से चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। तो आइए हम लोग इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेरे बच्चों। यदि इस टेंस पर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में हम इसे पैसिव में कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टेंस के बारे में आप पढ़ने के लिए जाइए, तो क्या आप उस टेंस को पहचान रहे हैं या आप उस टेंस को नहीं पहचान रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसके आइडेंटिफिकेशन लिखें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। पहचान में आप लिखिएगा कि रहा है, रही है और रहे हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है मेरे बच्चों, तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम इज आर लिखते हैं, उसके बाद MV4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद हम लिख देते हैं मेरे बच्चों इफ या एंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके अनुसार हम एम एज आर का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम MV4 का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एंड। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज राइटिंग और लेटर, ठीक है, ये रहा आपका सेंटेंस। हमने बताया था कि जब इस तरीके का सेंटेंस हो और उसको यदि आप पैसिव में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठाइए। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर रखिए। हमने लिख दिया अ लेटर, और इस अ लेटर के अनुसार आप इज का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद आप बिंग का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद आप रिटेन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद बाई लगाकर राम का प्रयोग करेंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस मेरे बच्चों। यदि नेगेटिव सेंटेंस पर यदि आपका एक्टिव दिया हो और उसको पैसिव में कह रहा हो बदलने के लिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिखिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज अस प्लस नॉट प्लस MV4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को हम लिख देंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर को लिखेंगे, नॉट MV4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद अदर। इसे समझने के लिए एक सेंटेंस को हम लोग लेते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट राइटिंग अ नोवेल, आई एम नॉट राइटिंग अ नोवेल। जरा इसमें आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा बच्चों ऑब्जेक्ट। यदि कोई आपसे पूछे कि नेगेटिव सेंटेंस का यदि आपको पैसिव में बदलना हो, तो आप किस तरीके से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए। प्लीज टेक ए रिव्यू क्विकली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर दे दिया गया हो, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अभी हमने बताया कि आई एम नॉट राइटिंग अ नोवेल। मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप इसमें देखिए, सब्जेक्ट ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। नियम आपका यह कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव को लाइए,
फिर आप ए इज आर को लगा दीजिए, फिर आप मुझे नॉट दे दीजिए, फिर आप मुझे बिंग दे दीजिए, फिर आप मुझे MB3 दे दीजिए, फिर आप बाई सब्जेक्ट दे दीजिए, फिर आप इफ या एनी दे दीजिए। ये रोल रहा बाबू। सबसे पहले क्या करना है, पैसिव ऑब्जेक्ट को लेना है, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें एम इज आर का प्रयोग कर देना है, फिर उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करें, फिर उसके बाद आप बिंग का प्रयोग करें, उसके बाद आप MB3 पर आ जाइए, बाई सब्जेक्ट इफ या एनी। आइए हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों। ये रहा आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। फिर कहता है कि मुझे एम इज आर चाहिए, इसमें से कौन सा आपको लेना है। तो ये जो इज आपको दिखाई दे रहा है, उस इज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर कह रहा है कि मुझे नॉट चाहिए, इस नॉट को उठाकर यहाँ रखिए। फिर कह रहा है कि मुझे बिंग चाहिए, इस बिंग को भी आप यहाँ उठा के रखिए। फिर राइटिंग है, तो इसका V3 जो मेरे बच्चे होता है रिटेन होता है। फिर कह रहा है बाई सब्जेक्ट, माने इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ हम लिख देंगे। तो क्या बन गया आपका बिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इंट्रोगेटिव पूछता है मेरे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले उस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, उस वाक्य के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। क्या होगा स्ट्रक्चर, ए इज आर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं मेरे बच्चों, MB4 को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम एम इज आर को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MB4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आर यू राइटिंग अ नोवेल। चलिए मेरे बच्चों, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है। यू है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं MB4, और इसके बाद जो होता है मेरे बच्चों उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसका रूल यह है कि सबसे पहले आप एम एज आर को लिख लीजिए, उसके बाद आप पैसिव जो ऑब्जेक्ट होता है उस पैसिव ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए, उसके बाद आप बिंग लगा दीजिए, फिर आप MB3 लगाइए, और बाई लगाकर आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग, और फाइनली आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप एम इज आर को लिखिए, पैसिव ऑब्जेक्ट बीइंग MB3 बाई सब्जेक्ट। सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट कौन है, इस ऑब्जेक्ट पर आप चले जाइए और कल्पना की दुनिया में जाकर देखिए आप किस ऑब्जेक्ट के अनुसार आप क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, या आर का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये जो नोवेल है, इस ऑन नोवेल को हम यहाँ उठा कर लेकर चले आएंगे। फिर कह रहा है कि मुझे अब बिंग की जरूरत पड़ गई रे बाबू, तो इस बिंग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर कह रहा है कि मुझे अब MB3 चाहिए, अगर MB3 तुम नहीं दोगे तो मैं भूख से प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन जब तुम मुझे MB3 दे दोगे तो ना तो मुझे भूख लगेगी और ना ही मुझे प्यास लगेगी। कुछ नहीं करना है, इसका MB3 क्या होता है मेरे बच्चों, रिटेन होता है। फिर कह रहा है मुझे अब बाई लगा दो भाई, चलो बाई लगा दिया। और इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में दे देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको कहा था कि यू का यदि कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह आपका यू ही होता है। ठीक है, यहाँ यू का जो प्रयोग किया गया है वह सब्जेक्ट के रूप में किया गया है।
लेकिन यहाँ जो यू का प्रयोग किया गया है यह आपके ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही है? तो आशा करता हूँ कि आप इसका एक बार रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। आइए मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, जैसे आर यू राइटिंग अ नोवेल, ये क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दे देगा, इज ए नोवेल बीइंग रिटन बाय यू। बी ऑप्शन दे देगा, आर अ नोवेल बीइंग रिटन बाय यू। और ऑप्शन सी दे देगा मेरे बच्चों, NONE नॉन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चेक करिए जरा इसको। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका MB4, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने बताया था एम इज आर को याद रखिए आप। ऑब्जेक्ट अ नोवेल है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एज का प्रयोग किया। इस एज के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ लाकर हम रख देंगे। क्या बन गया बाबू, एज और नोवेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, नियमानुसार हम बिंग का प्रयोग करेंगे। बिंग भी हमने लगा दिया। उस बिंग के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ दिया है राइटिंग। यदि आपसे पूछेगा कि राइटिंग का आप MB3 बनाइए तो आप क्या बनाइएगा, तो राइटिंग का जो MB3 होता है उसको हम रिटेन कहते हैं। और उसके बाद आप बाई लगा दिया गया है। और यहाँ जो आप यू देख रहे हैं ये आपका नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये आपका गलत है। अब कहिएगा कि ऑप्शन बी जो गलत है वह किस तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ इसने क्या कर दिया, आर का प्रयोग कर दिया। और नियम यह कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, मतलब सब्जेक्ट जैसा हो, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ में हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब बताइए नोवेल जो है ये किस तरीके का सब्जेक्ट, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया बच्चों, एज का प्रयोग किया, क्योंकि एज भी जो है आपका सिंगुलर वर्ब ही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। आइए, अगर WH वर्ड पर दे दिया गया तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आप एम एज आर का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद MB4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले WH वर्ड को दे देना है। उसके बाद आप एम इज आर को लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट को आप रखिए MB4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा कि वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी WH वर्ड पर आधारित यदि आपका एक्टिव वॉइस दे दिया गया हो और उसे आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो इसका बहुत ही साधारण नियम है, कुछ नहीं करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि वन कंसेप्ट का मतलब ही होता है कि पूरी वॉइस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए, वर्ब को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को आप पहचान जाइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर रख देना है
और उसके साथ आप एम इज आर में से चॉइस कर लीजिए कि कौन सा उसमें प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप उसमें बिंग का प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद आप उसमें MP3 का प्रयोग कर रहे थे। बस यही करना है और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक कंसेप्ट जो अभी हमने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ला के रख दीजिए और उसके अनुसार आप एम एज आर का आप प्रयोग कर दीजिए, बिंग लगाकर MP3, बाकी मामला खत्म। अब आइए इसको हम करते हैं कि अगर WH वर्ड पर दिया गया है तो क्या करना है। ये रहा बेटा आपका सब्जेक्ट, और ये रहा आपका MB4, और ये रहा आपका यहाँ तक ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका MB4, और यहाँ से यहाँ तक रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि जब WH वर्ड पर आधारित यदि आपका एक्टिव वॉइस दे दिया गया हो और उसको यदि आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता ना है, बल्कि आपने यहाँ सब्जेक्ट पहचान लिया, MB4 पहचान लिया, और आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया। तो सबसे पहले WH वर्ड का जो रूल होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। आप WH वर्ड को लिखिए, उसके बाद आप एम आर को लगाइए। चलिए, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट को लाइए, अब बिंग लगाकर आप MB3 लिखिए, बिंग लगाकर MB3 अब बाई सब्जेक्ट। क्या रूल लिखा बाबू, सबसे पहले आप WH वर्ड को लिख दिए। चलिए लिख दिया हम। उसके बाद एम एज आर का प्रयोग करें, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिंग, उसके बाद MB3, उसके बाद बाई सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिए WH वर्ड को सबसे पहले यहाँ लिख देंगे जो यहाँ दिया गया। अब इसमें एम इज आर का फैसला कौन करेगा, तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो आ करेगा। यहाँ दिया है ऑब्जेक्ट और लेटर, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज और लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, बिंग लगा देंगे, और चूंकि ये राइटिंग है, इसका MB3 क्या होगा बेटा, तो इसका आपका रिटेन हो जाएगा, और रिटेन के बाद आप बाई लगा दीजिएगा। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है ये आपका नॉमिनेटिव केस में दे दिया गया है, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में आप इसे लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप इसको जल्दी से एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए आइए मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों, why are you writing a letter। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए दे देगा, इज अ लेटर being written by you। ऑप्शन बी दे देगा कि why is a letter being written by you। और एक ऑप्शन आपका और दे देगा जिसमें वो लिखेगा नॉट। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है मेरे बच्चों, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आप जरा चेक करें, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। सारा खेल बाबू ऑब्जेक्ट का है। आप जरा देखिए कि WH वर्ड है, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि WH वर्ड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिख दिया, फिर आप इस ऑब्जेक्ट पर आप आ जाइए। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑल लेटर है। तो आप कल्पना करिए कि इसके अनुसार आप एम का प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें या आर का प्रयोग करें। तो आपको पता चला कि इसके अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे,
और बाकी इसको लिख देंगे। फिर बिंग कह रहा है तो बिंग MB3 और बाई लगाकर इस सब्जेक्टिव केस को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दें। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें जो है यह बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ज़रा इसको एक रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इस बेस पर अब आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वह पूरी तरीके से बदल चुका है। अब इससे संबंधित आपके ट्रांसलेशन भी पूछे जा रहे हैं, तो आइए उस ट्रांसलेशन को भी हम देखते हैं। जैसे कह देगा कि एक कलम मेरे द्वारा चुराई जा रही है, चुराई जा रही। सबसे पहले इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को पहचानना है। क्या चुराई जा रही है? एक कलम। तो इसका रूल होता है बाबू पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस MB3। जो पहले वाला रूल है वही है पैसिव सब्जेक्ट। बताइए पैसिव ऑब्जेक्ट कौन है? एक कलम। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सबको बताया था कि किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए दो इंट्रोगेटिव वर्ड को आप याद रखें। एक रहा आपका व्हाट और दूसरा रहा आपका हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या चुराई जा रही है? तो एक कलम, यही आपका ऑब्जेक्ट है। इसको आप यहाँ लिख लीजिए और पेन के अनुसार आप इज लगा दीजिए। उसके बाद आप बिंग लगाइए यहाँ पे। ठीक है। अब पेन इज बिंग स्टोलन, चुराई जा रही है भीतरी। किसके द्वारा बाबू? मेरे द्वारा। तो आप यहाँ बाई लगाकर आप इसे में लिख देंगे। ठीक। इसी को यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या एक कलम, क्या एक कलम मेरे द्वारा चुराई जा रही है, चुराई जा रही है। चाहिए इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये इंट्रोगेटिव बन गया। इस इज को यहाँ रख देंगे, बाकी पेन को यहाँ रख देंगे और ये जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे बाबू। अब आ जाते हैं, इसको जल्दी से आप रिव्यू ले लें ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, अगर आपका नेगेटिव में पूछ दिया ट्रांसलेशन तो क्या करेंगे? एक कलम मेरे द्वारा नहीं चुराई जा रही, जा रही। सबसे पहले इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा लेंगे। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। और पेन के अनुसार क्या लगाएंगे? इज। नेगेटिव नहीं आ गया तो नहीं का अंग्रेजी नॉट। उसके बाद आप इसमें बिंग लगा देंगे। चुराना का अंग्रेजी होता है मेरे बच्चों स्टोलिंग, स्टोल। लेकिन इस स्टोल का यदि कोई आपसे पूछे कि MB3 क्या होगा तो आप कहिएगा स्टोलन होता है मेरे बच्चों। उसके बाद बाई लगाकर यहाँ देखिए छिपा है मेरे द्वारा, तो बाई में लिख दीजिए, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर WH वर्ड आ जाए उस पर आधारित ट्रांसलेशन। ठीक है। क्यों मेरे द्वारा एक कलम चुराई जा रही है, एक कलम चुराई जा रही है। ठीक है मेरे बच्चों, इसका रूल लिख लीजिए आप। सबसे पहले आप WH वर्ड को लिखिए, एम एज आर। उसके बाद आप पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस आप बिंग लगा दीजिए, MB3 प्लस बाई सब्जेक्ट। ये रूल है। तो आइए देखिए इस वाक्य में सबसे पहले आप WH वर्ड को आप देखिए कि WH वर्ड आपका कहाँ दिया गया है। तो ये रहा आपका WH वर्ड। इस WH वर्ड को पहले लिख दीजिए। फिर इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को आप पहचानिए।
तो पता चला इसमें एक कलम दिया गया। ठीक है, अब एक कलम के अनुसार यहाँ पर आप आ जाइए और इसमें आप निर्णय करिए कि आप एम का प्रयोग करेंगे, एज का करेंगे कि आर का करेंगे। तो आपको पता चला कि इसके अनुसार एज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप पेन लिख देंगे, उसके बाद आप बिंग लगा दीजिएगा, क्योंकि चूंकि यहाँ यह बिंग मांग रहा है कि मुझे बिंग की ज़रूरत है। उसके बाद आप आ जाइएगा MB3 पर मेरे बच्चों। MB3 मतलब चुराना के क्या हो जाएगा, स्टोलन। किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा, और बाई लिख कर आप में लिख दीजिएगा। ये बन गया आपका ट्रांसलेशन मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि सीख रहे हैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर आकर, तो आपके जितने भी साथी हैं उन सारे साथी को आप सूचित करें कि आज रवि सर जो हैं यूट्यूब पर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, ताकि उनको भी मेरे वीडियो का लाभ पहुंच सके, उनको भी मेरी यह जो वीडियो है इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई पर फोकस करिए। लॉकडाउन हो गया है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके सिलेबस के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा। आपकी जो सिलेबस है मैं निश्चित समय पर मैं कंप्लीट कर दूँगा। इसलिए आप खुद समझदार हैं। 1 महीना के अंदर में देखिए कि आपकी सिलेबस की रफ्तार मैं कहाँ तक लेकर चले जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ पुर्जा पुर्जी के चक्कर में आप न पड़िए, डायरेक्ट कंसेप्ट पर आइए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। किसी भी चीज़ को यदि कंसेप्ट के आधार पर पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर तरीके से दिमाग में रहती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब का जो बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को भी आप दबाते रहिए, और इसका रिव्यू आप लेते रहिए, और इसका आनंद घर पे बैठकर खूब बढ़िया से पढ़ के उठाते रहिए। मैं आपका रवि सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू बच्चों, थैंक यू।